गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिमांड, सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं। एंड लास्ट में इस टॉपिक से आपके एग्जाम यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स में किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे। लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें बच्चों। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। एक और इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी है बच्चों कि यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स जून 2026 या फिर दिसंबर 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मेरा बैच उत्कर्ष बिल्कुल परफेक्ट फिट होगा, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को दे रहा हूं पूरे सिलेबस का सिस्टमेटिक वीडियो लेक्चर, लाइव लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, मॉक टेस्ट एंड द पर्सनल मेंटरशिप। तो फिर देर मत करिए, आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करिए, कोर्सेज में जाइए और वहीं से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि किसी तरह का कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे 9910569227 पे आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। चलो बच्चों, अब देखते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या है। बता सकते हैं आप लोग बच्चों? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इक्विलिब्रियम क्या है यदि आपको आता है तो। तब तक मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इक्विलिब्रियम ऐसी सिचुएशन है जिससे कोई भी इकोनॉमिक वेरिएबल उससे अलग नहीं होना चाहता है। आई रिपीट अगेन, इक्विलिब्रियम या संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिससे कोई भी इकोनॉमिक वेरिएबल उससे अलग होना नहीं चाहता है। क्योंकि यहां पे हम बात कर रहे हैं डिमांड, सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम का, तो जहां पे डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होते हैं वही इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी भी डिसाइड होता है। आप यहां पे देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये देखिए प्लीज, पिछले लेक्चर में, मतलब कल वाले लेक्चर जो कल हमारी 8 बजे लेक्चर हुई थी, एक और बात बता दूं, हर रोज शाम को 8 बजे हमारी लेक्चर हो रही है, ज्वाइन जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है। ये देखिए आप लोग, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि ये हमारा डिमांड कर्व होता है बच्चों और ये है हमारा सप्लाई कर्व। ये दोनों चीजें, डिमांड एंड सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं, ठीक है। तो जहां पे ये दोनों मिलते हैं उसे हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं बच्चों? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। एंड सिमिलरली ये वाला जो एक्सिस है इसको हम इक्विलिब्रियम प्राइस के नाम से जानते हैं। यानी डिमांड एंड सप्लाई जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं एंड कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। अब बहुत ही नेचुरल सवाल है कि ये वाला ही पॉइंट, जैसे क्यू स्टार एंड पी स्टार ही इक्विलिब्रियम क्यों है, क्यों है ये इक्विलिब्रियम? तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा, मतलब इक्विलिब्रियम को थोड़ा डिस्टर्ब करना पड़ेगा आपके लिए। मान लेते हैं बच्चों कि किसी भी रीजन से प्राइस आपका P1 पे आ गया, किसी भी रीजन से प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर चला गया। तो जब इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर चला गया तो लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार, ये देखिए प्लीज, डिमांड जो है कम हो जाएगा बच्चों, ये क्या आ जाएगा? Q1 पे आ जाएगा, यानी QD1 पे आ जाएगा। एंड जो सप्लाई है ये सप्लाई पॉइंट पे, सप्लाई वाले लाइन पे, ये QS1 पे आ जाएगा, है ना बच्चों? बहुत ही क्लियर है। अब देखिए यहां पे इतना एक्सेस सप्लाई हो गया, एक्सेस सप्लाई हो गया, यानी
QS minus QD is called excess supply। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे बच्चों मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए प्लीज। QS1 माइनस QD1 क्या कहते हैं इसको? इसको कहेंगे एक्सेस सप्लाई। बहुत प्यार से पढ़िए इसको, धीरे धीरे। इसको आप कहेंगे एक्सेस सप्लाई। जब एक्सेस सप्लाई होगा, जब एक्सेस सप्लाई होगा, कोई भी बिजनेस ऑनर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी सेलर, वो जो प्रोडक्ट बनाता है वो अपने घर में रखने के लिए नहीं बनाता है। तो जब मार्केट में वो बिक ही नहीं रहा है, ये देखिए इतना बिक रहा है, ये देखिए इतना बिक रहा है, जबकि इतना बन रहा है, यानी सप्लाई इतना है, डिमांड सिर्फ एंड सिर्फ इतना ही है। इसका मतलब जो एक्सेस बन रहा है उसके गोडाउन्स में रखा जा रहा है। तो कोई भी प्रोड्यूसर क्या वो अपने घर में रखने के लिए बनाता है? बिल्कुल नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा बच्चों? ऐसी स्थिति में क्या करेगा? वो अपनी प्राइसेस घटाएगा। जब प्राइस घटाएगा तो सप्लाई घटेगी, देखिए, एंड डिमांड बढ़ेगी, एंड डिमांड बढ़ेगी। और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि फिर से ये वाला इक्विलिब्रियम रीस्टोर ना हो जाए। एक उल्टा भी देख लीजिए, इसका अपोजिट भी देखिए आप यहां पे। मान लेते हैं किसी भी रीजन से, किसी भी रीजन से, किसी भी रीजन से प्राइस घट करके P2 हो गया। ऐसी स्थिति में सप्लाई घट करके Q2S हो गया, लेकिन डिमांड बढ़ करके Q2D हो गया। यानी अब स्थिति हो गई एक्सेस डिमांड की। अब जो स्थिति हो गई एक्सेस डिमांड की हो गई। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जब एक्सेस डिमांड होगा, यानी सप्लाई से ज्यादा डिमांड होगा, खरीदने वाले 50 लोग हैं, मार्केट में प्रोडक्ट सिर्फ एंड सिर्फ 10 है, तो उस स्थिति में क्या होगा? जब एक्सेस डिमांड होगा तो जो सेलर है, जो प्रोड्यूसर है, वो किसको देगा? वो उसी बंदे को देगा जो उसे ज्यादा प्राइस पे करता हो। यानी अब वो अपनी प्राइसेस बढ़ाने लगेगा। अब वो अपनी प्राइसेस क्या करेगा बच्चों? बढ़ाएगा। जब वो अपनी प्राइसेस बढ़ाएगा तो सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड घटेगी, और फिर से इसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ गया। क्लियर है? तो अब आपने देखा कि इस स्थिति में ध्यान समझिएगा, यह स्थिति ऐसी स्थिति है जिसमें गवर्नमेंट का किसी तरह का कोई इंटरवेंशन नहीं है, गवर्नमेंट का किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं है, और ये जो मार्केट है वो परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट है। ना किसी तरह का कोई मोनोपोली नहीं है, कोई ओलिगोपोली नहीं है, किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। ये परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट है बच्चों। क्या है ये परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट है। तब ऐसी स्थिति होती है। अब देखिए ध्यान से, इस पॉइंट को आपने देखा कि प्राइस जब बढ़ा तो फिर एडजस्ट होकर के इसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ गया। यानी इसको आप ई नॉट कह सकते हैं, ये इक्विलिब्रियम आ गया। जब प्राइस घटा तब भी प्राइस बढ़ करके इसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ गया। यानी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने के बावजूद इकोनॉमिक फोर्सेस, या आप कह सकते हैं इकोनॉमिक वेरिएबल, इस तरीके से काम किया, जैसे कि प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई मिलकर के इस तरीके से काम किया कि फिर से इसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ गया। क्या है बच्चों? फिर से इसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ गया। तो ऐसी इक्विलिब्रियम को, यानी डिस्टर्ब होने के बाद भी फिर से रिस्टोर हो जाए, उसे आप कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे बच्चों आप इसको कहेंगे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे बच्चों? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल
इक्विलिब्रियम कहेंगे, है ना बच्चों? ध्यान से समझिएगा, इसको कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? तो स्टेबल इक्विलिब्रियम आपको समझ में आ गया। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो आप समझिए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हमें एक दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसको भी हम समझते हैं कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता क्या है। देखिए प्लीज, अब हम यहां पे आपके लिए एक डायग्राम बना रहे हैं, फिर हम उसको समझाएंगे आपके लिए। कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा, यदि आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि आप यूजीसी नेट के लिए पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से जरूर होंगे। यहां पे डिमांड और यहां पे डिमांड सप्लाई और यहां पे प्राइस, ये है आपका डिमांड कर्व, ठीक है ना बच्चों? और ये है सप्लाई। ऐसा सप्लाई देखा आप लोगों ने? ऐसा कर्व देखा है जिसमें डिमांड सप्लाई दोनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं? डेफिनेटली देखा होगा आप लोगों ने, और नहीं देखा होगा तो आगे जैसे जैसे कोर्स बढ़ता जाएगा मैं आपको बताऊंगा कि कब सप्लाई डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, फैक्टर मार्केट में डिमांड तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता ही है, सप्लाई कब डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है वो यहां पे आप देख सकते हैं। देखिए प्लीज, तो ये दोनों जहां पे इक्विलिब्रियम हो रहे हैं, ये क्या है? ये है आपका इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है बच्चों, और ये है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है। मान लेते हैं कि किसी भी रीजन से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होकर के P1 पे आ गया, और क्वांटिटी जो है यहां पे क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो QD1 पे आ गया, जबकि क्वांटिटी सप्लाइड जो है QS1 पे आ गया। यानी आप यहां पे देख सकते हैं कि डिमांड यहां पे ज्यादा है, यानी एक्सेस डिमांड है। जब एक्सेस डिमांड होगा तो क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा। हमने पीछे वाले डायग्राम में आपको सिखाया भी था, जब एक्सेस डिमांड होता है, जब एक्सेस डिमांड होता है तो प्राइस बढ़ता है। यहां पे देखिए, यहां पे जब एक्सेस डिमांड था तो प्राइस बढ़ा था। तो इस स्थिति में भी ऐसे ही होगा बच्चों। ये देखिए प्लीज, ये देखिए, इस स्थिति में भी ऐसे ही होगा। यहां पे डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, तब प्राइस बढ़ेगा। एक तो पहले ही बढ़ा हुआ है, अब प्राइस और बढ़ेगा, तो प्राइस और बढ़ेगा और बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। यानी इक्विलिब्रियम फिर से रीस्टोर नहीं हो पाया, या इकोनॉमिक वेरिएबल इस तरीके से काम करते हैं कि वो जो इनिशियल इक्विलिब्रियम था, मतलब प्रारंभिक संतुलन था, वो फिर से स्थापित नहीं हो पाएगा, फिर से रीस्टोर नहीं हो पाएगा। इसे ही आप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको? आप जल्दी से बताइए, इसको आप क्या कहते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे बच्चों इसको आप? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको आप कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको आप क्या कहेंगे बच्चों? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है बच्चों? तो ये दो चीजें आपको समझ में आ गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड इक्विलिब्रियम उसी पॉइंट पे क्यों होता है ये भी आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या है बच्चों। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं बच्चों, इसी का न्यूमेरिकल एग्जांपल, यानी डिमांड सप्लाई कैसे वही पॉइंट है। और एक्चुअली में जैसे ये था बच्चों, ये था आपका कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट, वो कितना है एक्चुअली में, क्या इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? ये जो प्राइस है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, वो हम अब न्यूमेरिकल एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं। देखिए प्लीज, आपके स्क्रीन पे दो फंक्शन दिए गए हैं, एक डिमांड फंक्शन है, एक सप्लाई फंक्शन दिया गया है। आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम जहां पे डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होते हैं, वहीं पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। तो अब देखिए,
एट इक्विलिब्रियम, ये देखिए प्लीज, एट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड, है ना बच्चों। यानी 100 माइनस 2p इक्वल्स टू 20 प्लस 3p, है ना। इक्वेट कर दीजिए इसको, ये इस साइड जाएगा और ये इस साइड आएगा, तो साइड चेंज होगा तो साइन भी चेंज होगा। दैट इज 100 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 2p प्लस 3p, है ना। ये इस साइड का तो प्लस हो गया, यानी 80 इक्वल्स टू 5p और p इज इक्वल्स टू 16, है ना बच्चों। तो प्राइस यहां पे आ गया कितना बच्चों, 16। अब क्वांटिटी क्या है, यानी इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया यहां पे 16। एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कैसे निकलेगा, जब यहां पे ये देखिए, जब किसी में भी, चाहे आप डिमांड में या फिर सप्लाई में, डिमांड में या फिर सप्लाई में, किसी में भी यदि आप प्राइस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो उसका वो निकल जाएगा, उसको हम कर दे रहे हैं। देखिए प्लीज, यहां पे डिमांड क्या है बच्चों, यहां पे डिमांड क्या था, 100 माइनस 2p, 100 minus 2 into 16, that is 100 minus 32, that is quantity demanded is equals to, या फिर आप कह सकते हैं equal to quantity supplied is equals to 68। क्लियर है बच्चों, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। यानी आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए प्लीज, थोड़ा सा और समझाने के लिए, कि ये जो है आपका क्या है, डिमांड है बच्चों, ये सप्लाई है, ये कितना था 68, और ये कितना था, ये हो गया कितना 16। क्लियर है बच्चों, ये बात क्लियर है, समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं, एग्जाम्पल भी आप लोगों को समझ में आ गया। बच्चों एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहां पे जो आपने अभी देखा ना बच्चों, ये चीजें देखी आपने, ये देखिए, ये चीजें आपने देखी अभी, ये चीज देखी, ये सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि टैक्स लगेगा तो क्या होगा, लमसम टैक्स लगेगा तो क्या होगा, प्रोपोर्शनल टैक्स लगेगा तो क्या होगा, फॉरेन टैक्स लगेगा तो क्या होगा, डिमांड कब की स्लोप चेंज कब होता है, सप्लाई का स्लोप चेंज कब होता है, किस केस में कंज्यूमर का सरप्लस ज्यादा होगा, किस केस में कंज्यूमर का प्रोड्यूसर का सरप्लस ज्यादा होगा, ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़नी है। ये तो मैं आप लोगों को जितना हो सकता है समझा रहा हूं, लेकिन यदि इन पूरे चीजों को आपको डिटेल में पढ़ना है तो फिर मेरे पेड कोर्स पे आना पड़ेगा आपको। वहां पे मैंने पूरा 300 घंटे का लेक्चर स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अब यहां पे आ रहा है कि इंपैक्ट, यानी डिमांड एंड सप्लाई में यदि चेंज आता है तो इक्विलिब्रियम में कितना इंपैक्ट आएगा, वो भी आप यहां पे देख सकते हैं। देखिए प्लीज, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ये आप देख सकते हैं बच्चों, यहां पे दिस इज पॉजिटिव क्वाड्रेंट, आप यहां पे डिमांड और सप्लाई लिख सकते हैं। यहां पे क्या लिखे, प्राइस, ये है आपका डिमांड और ये है सप्लाई। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये देखिए बच्चों, दिस इज क्यू स्टार एंड दिस इज पी स्टार। अब ये कह रहा है कि यदि डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, डिमांड बढ़ता है तो प्राइस एंड क्वांटिटी में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। डिमांड बढ़ने से प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों बढ़ते हैं। देखिए प्लीज, यहां पे पहला हम ले रहे हैं, पहला क्या ले रहे हैं बच्चों, चेंज इन डिमांड। पहला हम ले रहे हैं चेंज इन डिमांड, इसको इस तरीके से लिखते हैं, है ना, चेंज इन डिमांड, है ना बच्चों, चेंज इन डिमांड, ठीक है, चेंज इन डिमांड। अब डिमांड को आप बढ़ाइए या घटाइए, देखिए प्लीज, डिमांड को आप बढ़ा रहे हैं तब भी ये देखिए प्राइस भी बढ़ गया
एंड क्वांटिटी भी बढ़ गया बच्चों, Q1 हो गया और ये P1 हो गया। यानी डिमांड बढ़ता है तो इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों बढ़ते हैं, डिमांड घटेगा तो इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों घटेंगे, वो भी देख लीजिए आप यहाँ। ठीक है, ये D2 हो गया। तो आप देखिए इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यहां पे आ गई Q2 पे, एंड इक्विलिब्रियम प्राइस यहां पे आ गया। सिमिलरली यदि सप्लाई बढ़ेगा तो क्या वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा? नहीं, सप्लाई बढ़ेगा तो डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होगा। सप्लाई बढ़ेगा तो क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ेगा, लेकिन प्राइस घटेगा, वो भी आप देख सकते हैं। ये देखिए प्लीज, देखिए जब सप्लाई बढ़ेगा तब क्या होगा, वो भी आप यहां पे देख सकते हैं। देखिए प्लीज, जब सप्लाई बढ़ेगा तो चेंज इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई, यानी आपूर्ति बढ़ेगी तब क्या होगा, चेंज इन सप्लाई। देखिए इनिशियल मांग वक्र ये है, सप्लाई वक्र ये है, प्रारंभिक क्वांटिटी आपकी ये है एंड प्राइस आपकी ये है। मान लेते हैं कि सप्लाई बढ़ा बच्चों, मान लेते हैं कि सप्लाई बढ़ा, जो सप्लाई बढ़ा तो S1 हो गया। अब देखिए इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में चेंज आया, बढ़ा, लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस यहां पे घटा। सिमिलरली यदि सप्लाई घटता है तो क्वांटिटी घटेगा एंड प्राइस बढ़ेगा। ये देखिए आप लोग, यहां पर भी बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, इसमें भी टैक्सेस, सब्सिडी, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है बच्चों। इसमें भी टैक्सेस एंड सब्सिडी सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। अब हम इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए प्लीज, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चों, आपके स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि गिफिन वस्तुएं मांग के नियम का उल्लंघन करती है क्योंकि, आई रिपीट अगेन, गिफिन वस्तुएं मांग के नियम का उल्लंघन करती है क्योंकि, क्योंकि दे आर लग्जरी गुड, नहीं, बिल्कुल नहीं, लग्जरी गुड नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। दे हैव नो सब्स्टिट्यूट, ऐसा भी नहीं है। आय का प्रभाव नकारात्मक होता है और प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है, इसीलिए ये देखिए, ये इसका आंसर होगा सी, आय का प्रभाव नेगेटिव होता है, यानी इनकम बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड घटता है, लेकिन वो भी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज्यादा होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और हाँ बच्चों आप लोग कमेंट करके बताइए यदि आपको ये क्वेश्चन का आंसर आता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मांग की मूल्य लोच का प्रकार नहीं है? Which of the following is not a types of price elasticity of demand? बता सकते हैं आप लोग कौन सा? परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक भी है, यूनिटरी इलास्टिक भी है, कांस्टेंट डिमांड इलास्टिसिटी नहीं है। तो आपका आंसर होगा इसमें, कौन सा आंसर होगा? आंसर होगा डी, आंसर इज डी। आप लोगों की तरफ से मैसेज नहीं आ रहा है, कमेंट नहीं आ रहा है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। जब मूल्य परिवर्तन के बावजूद कुल व्यय स्थिर रहता है तो मांग की लोच होती है, यानी प्राइस में चेंज होने के बावजूद भी टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आता है तो किस तरह की इलास्टिसिटी होती है? ये कल वाले लेक्चर में हमने पढ़ाया था, आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी, जब प्राइस में चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होता है, इसका मतलब कि इलास्टिसिटी 1 है, यूनिटरी इलास्टिसिटी होता है बच्चों, यूनिटरी इलास्टिसिटी होता है। और जब प्राइस के बढ़ने से, ध्यान समझिए, प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर घटता है तो मोर इलास्टिक होता है, एंड प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो लेस इलास्टिक होता है। कहने का मतलब सिंपल सा कि प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर यदि डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो
लेस इलास्टिक है। यदि प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो क्या है, मोर इलास्टिक है। और यदि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं, सॉरी टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसे यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यदि ये देखिए, यदि मूल्य 20 रुपये से बढ़कर के 22 रुपये हो जाता है और इकाइयां 100, मांग की इकाइयां 100 से घट करके 90 हो जाती है, तो मूल्य लोच क्या है? तो बच्चों यहां पे देख सकते हैं प्राइस कितने परसेंट से बढ़ा है, चेंज इन प्राइस 10% है ना, चेंज इन क्वांटिटी, ये देखिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस 10%, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी 10%। इसका मतलब क्या है, ये यूनिटरी इलास्टिक है। जितने परसेंट से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रहा है उतने ही परसेंट से प्राइस चेंज हो रहा है, या फिर अदर वे राउंड, जितने परसेंट से प्राइस चेंज हो रहा है उतने ही परसेंट से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रहा है। आप लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? जल्दी से कमेंट, एक भी क्वेश्चन नहीं आता क्या आप लोगों को? जल्दी से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है चाय और कॉफी के बीच पार मांग लोच सामान्यतः क्या होती है? तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यदि चाय की प्राइस बढ़ेगी तो पब्लिक कॉफी की डिमांड बढ़ा देगी, क्योंकि चाय छोड़ के पब्लिक कॉफी पीने लगेगी। दोनों सब्स्टिट्यूट गुड है। इसका मतलब चाय की प्राइस बढ़ेगा तो कॉफी की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। पॉजिटिव रिलेशनशिप है, दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। क्या है बच्चों? आंसर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप, यानी ये सब्स्टिट्यूट गुड है, इसलिए इनकी क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है। और यदि ये कंप्लीमेंट गुड होते तो क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके, यदि मांग फलन, ये देखिए प्लीज, यदि मांग फलन 100 माइनस 5 पी है और पी 10 है, तो फिर क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी? ये देखिए, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू 100 माइनस 5 इंटू 10, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू 100 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 50। प्राइस 10 है, आंसर 50 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? ये देखिए, सप्लाई फंक्शन, यानी क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल्स टू 20 प्लस 3p है, प्लस 3p है। तो यहां पे p की वैल्यू कितनी है बच्चों? p की वैल्यू 10 है। क्वांटिटी सप्लाइड 20 प्लस 3 इंटू 10, दैट इज 20 प्लस 30 गिव्स यू 50। इसका भी आंसर 50 है, इसका भी आंसर 50 है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन। आप लोगों ने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। देखिए, अब देखिए यहां पे क्वांटिटी डिमांडेड एट इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों? एट इक्विलिब्रियम quantity demanded is equals to quantity supplied, that is 100 minus 5p is equals to 20 plus 3p। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर ले आ लीजिए और देखिए इसको क्या आ जाएगा। इसको इस साइड ले जाइए और इसको इस साइड, दैट इज 80 इज इक्वल्स टू 8p, p इक्वल्स टू 80 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल्स टू 10, यानी इक्विलिब्रियम प्राइस आपका यहां पे 10 है। बच्चों आपको ये क्लास कैसी लग रही है? आपके कमेंट और रिप्लाई पे डिपेंड करता है ये क्लासेस हर रोज 8 बजे कंटिन्यू रहेगी या फिर नहीं रहेगी। मुझे लगता है जिस तरीके से आप लोगों का रेस्पॉन्स आ रहा है ये क्लास कंटिन्यू रहेगी हर रोज शाम को 8 बजे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।